वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज लखनऊ यूनिवर्सिटी की 7 साला तकरीब में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कर रहे हैं शिरकत। इस मौके पर खुसूसी यादगारी सिक्का और डाक टिकट भी होगा जारी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कोरोना से मुतासिर रियासतों में वज़राए आला के साथ की मीटिंग। कहा, अभी और चौकस रहने की जरूरत, मुल्क के सभी लोगों तक वैक्सीन पहुंचाना है हमारा निशाना। रियासत में लव जिहाद और जबरी मजहबी तब्दीली के सिलसिले में उठाए गए सख्त कदम। कल योगी सरकार की काबीना ने उत्तर प्रदेश गैर कानूनी मजहबी तब्दीली की रोकथाम के लिए कानून को दी मंजूरी। और देव उत्थानी एकादशी का त्योहार मनाया जा रहा है। आज माना जाता है कि भगवान विष्णु की 4 महीने की योग निद्रा आज हुई थी पूरी। इसी के साथ रुके हुए शादी विवाह वगैरह समेत सभी दीगर मुबारक काम हुए शुरू। आदाब, मैं हूं नगमा इरफान। खबरें अब तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज लखनऊ यूनिवर्सिटी की 7 साला तकरीब में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिरकत कर रहे हैं। इस मौके पर वो एक खुसूसी यादगारी सिक्का और खुसूसी यादगारी टिकट भी जारी करेंगे। लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम में 18 साल बाद कोई वज़ीर-ए-आज़म हिस्सा ले रहे हैं। इससे कबल उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी ने साल 2002 में लखनऊ आकर यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम में हिस्सा लिया था। 7 साला तकरीब में वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि लखनऊ यूनिवर्सिटी की एक बावकार तारीख रही है और यहाँ से बहुत से अजीम शख्सियतों ने तालीम हासिल करके मुल्क की तरक्की में हिस्सा लिया है। साथियों, तो आपके विश्वविद्यालय का इतिहास और उसका भूगोल शताब्दी वर्ष में आप सभी को अद्भुत प्रेरणा दे रहा है। मैं इस विश्वविद्यालय परिसर में तब से लगातार आता रहा हूं जब मैं उत्तर प्रदेश का शिक्षा मंत्री था। इसलिए मुझे भी इस विश्वविद्यालय की गौरवशाली परंपरा से जुड़ने का एक सौभाग्य मिला है। आज जब मैं आपके बीच उपस्थित हूं, यह मौका भले ही शताब्दी वर्ष का है, परंतु सच्चाई यह भी है कि इस समय देश 21वीं सदी की अब तक की सबसे बड़ी चुनौती कोरोना जैसी महामारी के संकट से गुजर रहा है। इस महामारी ने भारत ही नहीं, पूरी दुनिया के सामने बड़ी चुनौती खड़ी की है। आज पूरी दुनिया इस संकट से निपटने के लिए नई नई तरकीबें लगा रही है। भारत ने भी इस चुनौती को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अवसर में बदलने का फैसला किया है। जब भी किसी चुनौती का मुकाबला करने का क्षण आता है तो सबसे आगे देश के युवा निकल कर ही आते हैं। कोरोना संकट से निपटने में जहां डॉक्टरों और पैरामेडिक स्टाफ, सफाई कर्मी, सुरक्षा कर्मी आदि ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, वहीं बड़ी संख्या में युवाओं ने भी कोरोना वॉरियर्स के रूप में काम किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में एहसास जिम्मेदारी और ताउन के साथ लड़ने की अपील की। कोविड की दवा और जांच में इजाफा करने की जरूरत पर जोर देते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत ने कोविड का बहादुरी से मुकाबला किया। मुल्क में कोरोना वायरस की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों के वज़राए आला के साथ अपनी मीटिंग में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कई बार हम अच्छी रिकवरी की शरह देखकर सोचते हैं कि वायरस कमजोर है, वहीं पर हम गलती कर जाते हैं। उन्होंने आगाही देते हुए कहा कि हमें कोरोना के खिलाफ जीती हुई लड़ाई को अब अपनी लापरवाही से हारना नहीं है। जब कोरोना से रिकवरी का रेट बढ़ा तो लोगों को लगता है कि ये वायरस नुकसान नहीं कर रहा है, ये कमजोर हो गया है। बहुत से लोग ये भी सोचने लगे हैं कि अगर बीमार हो भी गए तो ठीक हो जाएंगे। इस वजह से लापरवाही का ये स्टेज बहुत बड़ा व्यापक हो गया है और इसीलिए मैंने हमारे त्योहारों की शुरुआत में ही स्पेशली राष्ट्र के नाम संदेश देकर के सबको हाथ जोड़ करके प्रार्थना की थी कि भाई ढिलाई मत बरतिए, क्योंकि कोई वैक्सीन नहीं है, दवाई नहीं है, हमारे पास एक ही रास्ता बचा है, हम हर एक को कैसे अपने अपने आप बचाएं। और हमारी जो गलतियां हुई वही एक खतरा बन गया, थोड़ा ढिलाई आ गई। इस चौथे चरण में लोगों को कोरोना की गंभीरता के प्रति हमें फिर से जागरूक करना ही होगा।
वजीर आजम ने कहा कि हम सबको पहले से भी ज्यादा बेदार रहने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमें ट्रांसमिशन को कम करने के लिए अपनी कोशिशों में और तेजी लाने पर ध्यान देना होगा। हमें ट्रांसमिशन को कम करने के लिए अपने प्रयासों को जरा और गति देनी होगी। टेस्टिंग हो, कंफर्मेशन, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, डेटा, इन सारी जुड़ी किसी भी तरह की कमी को हमें सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए उसको ठीक करना होगा। पॉजिटिविटी रेट को 5% के दायरे में लाना ही होगा। और मैं मानता हूं छोटी छोटी इकाइयों पर कहिए कि भाई 1 क्यों बढ़ा, आधा क्यों बढ़ा, 2 क्यों बढ़ा। हम राज्य के स्केल पर चर्चा करने के बजाय अब जितनी लोकलाइज चर्चा करेंगे शायद हम एड्रेस जल्दी कर पाएंगे। दूसरा, हम सबने अनुभव किया है कि आरटी-पीसीआर टेस्ट का अनुपात बढ़ना चाहिए। जो गांव है, कम्युनिटी के स्तर पर हेल्थ सेंटर हैं, उनको भी हमें ज्यादा इक्विप करना ही होगा। गांव के आसपास भी इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक रहे, ऑक्सीजन की सप्लाई पर्याप्त रहे, ये हमें देखना होगा। हम लोगों का लक्ष्य होना चाहिए कि फर्टिलिटी रेट को 1% से भी नीचे लाए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सदारत में हुई काबीना की मीटिंग में आज कई अहम फैसले किए गए हैं। मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने इन फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने लक्ष्मी विलास बैंक और डीबीएस बैंक के इंजमाम को मंजूरी दे दी है। उन्होंने बताया कि मरकजी काबीना और इक्तसादी मामलों की काबीना कमेटी की मीटिंग में आज 3 अहम फैसले किए गए हैं। इनमें टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर और NIIF डेबिट प्लेटफॉर्म के बारे में भी बड़ा ऐलान हुआ है। प्रकाश जावड़ेकर ने बताया काबीना में आज किए गए फैसलों से खुद मुनहसिर भारत के तसव्वुर को अहम बुनियाद मिलेगी। जैसे आप सबको पता है कि मोदी सरकार का जोर इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से गति से तैयार करना ये है और इसके लिए आत्मनिर्भर भारत में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो 12 पॉइंट प्रोग्राम रखा उसमें 111 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की योजना बनाई। अब इसके लिए पैसे चाहिए, दुनिया भर से चाहिए। भारत ने डेट मार्केट का, बॉन्ड मार्केट का आज तक ज्यादा लाभ नहीं उठाया था। प्रधानमंत्री ने इसी दृष्टि से 2015 में नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की स्थापना की। उसके बाद में प्रधानमंत्री के सभी देशों के साथ जो रिश्ते बने, जो चर्चाएं हुई, उसके कारण अनेक देशों ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी निवेश करने का मन बनाया। अब इसको अमली जामा पहनने के लिए ये जो नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, इसमें आज के कैबिनेट ने निर्णय किया कि 6,000 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे। इससे क्या होगा? इससे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को पैसा 1,10,000 करोड़ रुपए मिलेगा। गुजरात के केवाड़िया में 80वीं कुल हिंद प्रिजाइडिंग अफसर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद आज से शुरू हुआ। इस कॉन्फ्रेंस को सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने खिताब करते हुए कहा कि साल 2015 से सरकार ने हर साल 26 नवंबर को यौम आइन मनाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि आज जब जमहूरी इदारों पर दुनिया भर में सवाल उठाए जा रहे हैं, तब भारतीय इदारों को मजबूती मिल रही है। हमारी कदीम किताबों में भी जमहूरियत के इख्तियारात का जिक्र है, जिसे हमारी बुजुर्गों ने आइन में शामिल किया। इससे पहले कॉन्फ्रेंस को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने खिताब किया। उन्होंने कहा कि गुजरात की सरजमीन सरदार वल्लभ भाई पटेल की जाए पैदाइश है, जिन्होंने हिंदुस्तानी आइन की तामीर में अहम किरदार अदा किया। नायब सदर जमहूरिया और राज्यसभा के चेयरमैन एम वेंकैया नायडू ने कहा कि आइन का असल मकसद अवाम के मफादात की हिफाजत करना है। इस मौके पर एक नुमाइश का भी एहतमाम किया गया,
जिसे सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद समेत दीगर अहम शख्सियात ने देखा। भारत का संविधान अंगीकृत व आत्मार्पित किया था। मुझे प्रसन्नता है कि भारत सरकार ने वर्ष 2015 से प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। हम सभी देशवासियों के लिए संविधान दिवस का एक विशेष महत्व है। भारत में सदा ही अच्छे विचारों का स्वागत किया गया। संविधान के निर्माण में भी विश्व के संविधानों में उपलब्ध उत्तम व्यवस्थाओं को अपनाया गया। असाधारण विवेक के धनी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में संविधान सभा ने बड़ी सूझबूझ के साथ हमारे संविधान को अंतिम रूप दिया। हमारे देश की संसद और विधानसभाएं हमारी संसदीय व्यवस्था का आधार हैं। उन पर देशवासियों की नियति के निर्धारण का महत्वपूर्ण दायित्व है। पिछले कुछ दशकों में आम जनमानस की आशाओं, आकांक्षाओं और जागरूकता में लगातार बढ़ोतरी हुई है। इसलिए संसद एवं विधानमंडलों की भूमिका व जिम्मेदारियां और भी बढ़ गई हैं। जनप्रतिनिधियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे लोकतंत्र के सिद्धांतों के प्रति सदैव निष्ठावान रहें। आप लोगों ने देखा हो, you might have seen the statue, the tallest statue in the world of the tallest leader. And it's very beautiful, at the same time beautiful. Beauty and duty combined together, you can make the country mighty. That should be our purpose of all the people in public life. As I said, I am very delighted to be associated with this distinguished assembly of the presiding officers of its 80th edition. I prefer to call presiding officers the high priests of temples of democracy. High priests of the temples of democracy. You are mandated with upholding sanctity of the sanctum sanctorium of these temples. This has to be kept in mind by everyone. We consider our state to be its best state when each of the three organs of the state perform to the best of its potential in the domain specified in each one of them. गुजरात की ये पावन पवित्र भूमि मां नर्मदा के तट पर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की विशाल प्रतिमा के छत्र में एकत्रित होना अपने आप में अद्भुत है। गुजरात हमारे स्वतंत्रता संग्राम के महानायक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की धरती है। ये धरती आधुनिक भारत के निर्माता सरदार वल्लभ भाई पटेल की वो धरती है जिन्होंने संविधान रचना करने में विशेष भूमिका निभाई, जिनकी प्रेरणा से ये संविधान बना और आज हम सब संविधान सभा द्वारा आयोजित 71वीं वर्षगांठ पर के पूर्व आयोजित कार्यक्रम में यहां पर पधारे हैं। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद और जबरी मजहबी तब्दीली के बारे में सख्त कदम उठाए गए हैं। मंगल को मुनक्किद काबीना की मीटिंग में उत्तर प्रदेश गैर कानूनी मजहबी तब्दीली के मुतालिक कानून को मंजूरी दे दी गई। इसके तहत अब जबरी तौर पर लालच या किसी धोखे के जरिए की गई मजहबी तब्दीली जुर्म के जुमरे में आएगी। इसके साथ ही दूसरे मजहब में शादी के लिए अब जिला मजिस्ट्रेट की मंजूरी को जरूरी बनाया गया है। इसके लिए 1 साल से 5 साल तक की सजा और कम से कम 15,000 रुपए का जुर्माना होगा। नाबालिग खवातीन, दर्जे फहरिस्त जातों या दर्जे फहरिस्त कबाइल की खवातीन के बारे में कम से कम 3 साल और ज्यादा से ज्यादा 10 साल की सजा होगी। जुर्माने की रकम 25,000 रुपए से कम नहीं होगी। इसी तरह इज्तिमाई तौर पर मजहबी तब्दीली कराने पर कम से कम 3 साल की सजा और ज्यादा से ज्यादा 10 साल की सजा होगी।
जुर्माना 50,000 रुपए से कम नहीं होगा। रियासती काबीना की मीटिंग के बाद योगी सरकार की काबीना वजीर सिद्धार्थनाथ सिंह ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि यह कानून रियासत में नज़्म नस्क को मामूल पर बनाए रखने और खवातीन को इंसाफ दिलाने के लिए जरूरी है। कानून के मुताबिक दूसरे मजहब में शादी करने पर अब डीएम से इजाजत लेनी होगी। इसके लिए शादी से 2 माह पहले नोटिस देना होगा। बगैर इजाजत के शादी करना या मजहब तब्दील करने पर 6 महीने से लेकर 3 साल तक की सजा के साथ 10,000 रुपए का जुर्माना भी देना पड़ेगा। कानून में नाम छुपाकर शादी करने वाले के लिए 10 साल की सजा का भी बंदोबस्त किया गया है। इसके अलावा गैर कानूनी तरीके से मजहबी तब्दीली पर 1 साल से 10 साल तक की सजा होगी। साथ ही 15,000 तक का जुर्माना भी देना पड़ सकता है। इसके अलावा इज्तिमाई तौर पर गैर कानूनी तरीके से मजहब तब्दील कराने पर जहां 10 साल की सजा हो सकती है, वहीं 50,000 रुपए का जुर्माना भी देना पड़ सकता है। आज देव उत्थानी का त्योहार मनाया जा रहा है। माना जाता है कि आज भगवान विष्णु की 4 महीने की योग निद्रा पूरी होती है और देव उत्थानी एकादशी से रुके हुए शादी ब्याह वगैरह समेत सभी दीगर मुबारक काम हिंदू पंचांग के मुताबिक शुरू हो जाते हैं। आज के दिन तुलसी विवाह का त्योहार भी मनाया जाता है। अकीदतमंद गन्ने का मंडप बनाकर तुलसी विवाह अकीदत के साथ मनाते हैं और भगवान को शकरकंद, सिंघाड़ा, बथुआ और दीगर नई फसलों से बने पकवान का भोग लगाते हैं। देव उत्थानी एकादशी के मौके पर वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या और मथुरा समेत मुख्तलिफ मुतबर्रिक मकामात पर अकीदतमंद पवित्र नदियों में स्नान कर रहे हैं। लखनऊ में भी गोमती के साहिल पर अकीदतमंद पूजा अर्चना करने के लिए जमा हुए हैं। मंदिरों में भी दर्शन पूजन का काम चल रहा है। कांग्रेस के सीनियर लीडर अहमद पटेल का मंगल की देर रात इंतकाल हो गया। वो तकरीबन 1 माह कबल कोरोना से मुतासिर हो गए थे। उनका मेदांता अस्पताल में इलाज चल रहा था। अहमद पटेल के बेटे फैसल पटेल ने ट्वीट करके उनके इंतकाल की खबर दी। फैसल पटेल ने कहा कि आज सुबह 3:30 बजे उनके वालिद का इंतकाल हो गया। फैसल पटेल ने लोगों से अपील की है कि सभी लोग कोरोना से मुतालिक प्रोटोकॉल पर अमल करें और भीड़ भाड़ में जाने से बचें। अहमद पटेल 3 बार लोकसभा के रुकन और 4 बार राज्यसभा के रुकन रहे। पटेल कांग्रेस की मौजूदगी अबूरी सदर सोनिया गांधी के सियासी मुशीर भी थे। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पार्टी के लीडर अहमद पटेल के इंतकाल पर रंजो गम का इजहार किया है। उन्होंने मरहूम रहनुमा की रूह की सुकून के लिए दुआ की है और गमजदा कुनबे के लोगों के तईं ताज़ियत जाहिर की है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने कांग्रेस के मुमताज रहनुमा अहमद पटेल की वफात पर दुख का इजहार किया है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि कांग्रेस के लीडर अहमद पटेल की वफात से उन्हें बहुत दुख पहुंचा है। कामयाब रुकन पार्लियामेंट अहमद पटेल में हिकमत अमली की महारत और अवामी रहनुमा की दिलकशी जैसी खुसूसियात थीं। उनकी खुशमिजाजी की वजह से हर पार्टी में उनके दोस्त थे। उनके कुनबे के लोगों और दोस्तों के तईं मेरी ताज़ियत। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके कहा है कि अहमद पटेल जी की वफात से वो गमज़दा हैं। उन्होंने समाजी खिदमत करते हुए अवामी ज़िंदगी में कई साल बिताए। उन्हें अपनी सियासी महारत के लिए जाना जाता था। कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने में उनके किरदार को हमेशा याद किया जाएगा। मैंने उनके बेटे फैसल से बात की और अपनी ताज़ियत पेश की। अहमद भाई की रूह को सुकून के लिए दुआ की। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नायब सदर और शिया मजहबी रहनुमा डॉक्टर कल्बे सादिक का कल रात लखनऊ के एक अस्पताल में इंतकाल हो गया। वो काफ़ी दिनों से बीमार चल रहे थे। उन्हें सांस लेने में दिक्कत और निमोनिया की वजह से अस्पताल में भर्ती कराया गया था। डॉक्टर कल्बे सादिक 81 साल के थे और इस्लामी स्कॉलर के तौर पर दूर दूर तक मशहूर थे। मौलाना को हज़ारों लोगों की मौजूदगी में सुपुर्द खाक किया गया। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने मौलाना कल्बे सादिक की वफ़ात पर गहरे रंजो गम का इजहार किया है। उनकी वफ़ात पर सभी मज़ाहिब के रहनुमाओं और सियासी पार्टियों के लोगों ने दुख जाहिर किया है। मौलाना के जनाजे में रियासत के कई वजीर भी शामिल हुए। डॉक्टर कल्बे सादिक की वफ़ात पर भारतीय जनता पार्टी के रियासती सदर स्वतंत्र देव सिंह ने भी गम का इजहार किया है। मथुरा में कल कंस वध मेले का इनेकाद किया गया। कोविड-19 की गाइडलाइन पर अमल करते हुए कंस के पुतले को तारीखी कंस टीले पर ले जाया गया। इसी दरमियान ठाकुर जी की सवारी गाड़ी अंतापाड़ा पहुंची। ठाकुर जी के इशारे पर समाज के लोगों ने कंस के पुतले को अलामती तौर पर पीटना शुरू कर दिया। कंस वध मेले को देखने के लिए बड़ी तादाद में सियाह और अकीदतमंद मौजूद थे। मथुरा के माथुर चतुर्वेदी परिषद की तरफ से मौजूद लोगों को मास्क और सैनिटाइजर तकसीम किए गए। मेले को देखने के लिए लोग मथुरा के होली गेट से लेकर छाता बाजार तक मौजूद रहे।
द्वापर युग से परंपरा चली आ रही है। हमारे भी समाज के लोग कंस के समय से ही मथुरा के हम वासी हैं और हम एक बुराई पर अच्छाई की जीत है। जैसा कि आपको सर्वविदित है कि जब आकाशवाणी हुई और कंस को ये वाणी हुई कि तुम्हारी बहन के जो 8वां बच्चा होगा उसी से तुम्हारा वध होगा, तो उसने अपनी बहन को कारागार में डाल दिया। कंस अत्याचारी था और फिर भगवान कृष्ण बलराम ने आज के ही दिन ब्रज से कंस से मुक्ति दिलाई। ये मथुरा की जो है 5,500 वर्ष पुराना भूमि है। ये परंपरागत उसी समय से मेला चला रहा है, जब से भगवान ने 5,500 वर्ष पहले कृष्ण भगवान ने बलरामों ने यहाँ वध किया था, तो उसी समय से हम लोगों का यहाँ वो है जन्म, तो उसी समय से हम इसको मेले को मनाते हैं। रियासत में जहरीली और नाजायज शराब के बढ़ते मामलों पर महकमा आबकारी की मीटिंग आज लखनऊ में मुनक्किद की गई। मीटिंग में आबकारी के वजीर राम नरेश अग्निहोत्री ने कहा कि महकमे के अफसरान को नाजायज शराब की तैयारी, नकल व हमल व फरोख्त पर सख्ती से नजर रखने की जरूरत है। मीटिंग में महकमा आबकारी के आला अफसर संजय भूस रेड्डी समेत कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर और दीगर महकमा जाती अफसरान मौजूद रहे। निवार गर्दाबी तूफान गुज़िश्ता कुछ घंटों में 7 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से मगरबी और शुमाल मगरबी समत की तरफ बढ़ रहा है। आइंदा कुछ घंटों में इसकी रफ्तार में तेजी आएगी और इसके बाद इसके एक ज़बरदस्त गर्दाबी तूफान में और फिर शदीद गर्दाबी तूफान में बदलने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक निवार की आज शाम तमिलनाडु और पंडुचेरी की साहिल से टकराने का इम्कान है। इस दौरान 120 से 145 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने लगेगी और महकमा मौसम ने चेन्नई, चेंगलपट्टू, तिरुवल्लुर, कांचीपुरम, रानीपेट, वेल्लोर, तिरुपट्टूर, कृष्णगिरी, धर्मपुरी, सलेम, नागापट्टनम और कराईकल में शदीद से शदीद तरीन बारिश होने का इम्कान जाहिर किया है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व को बैनुल-अक़वामी PX2 का खिताब दिया गया है। ये इनाम शेरों की तादाद में इजाफे के मामले में बड़े आदाद-ओ-शुमार की बुनियाद पर दिया गया है। 4 साल में पीलीभीत टाइगर रिजर्व में शेरों की तादाद 25 से बढ़कर 65 हो गई है। दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर हुई तकरीब में चीफ फॉरेस्ट रेंजर को फोरम की तरफ से तौसीफी सनद से नवाजा गया, जिससे पूरे मुल्क का वक़ार बुलंद हुआ है। टाइगर रिजर्व से वाबस्ता अफसरान, मुलाजमीन और जंगली जानवरों के शायकीन में जोश व खरोश है। इस सिलसिले में 13 ममालिक नेपाल, भूटान, भारत, रूस, इंडोनेशिया, थाईलैंड, बांग्लादेश और पाकिस्तान वगैरह में मॉनिटरिंग के बाद ये तय हुआ है कि भारत में सबसे तेजी से शेरों की तादाद अगर कहीं बढ़ी है तो वो पीलीभीत जिला है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व को बैनुल-अक़वामी अवार्ड देने का फैसला किया गया। इस सिलसिले में मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने पीलीभीत टाइगर रिजर्व को मुबारकबाद दी है। वर्चुअल सेरेमनी के तहत दिया गया ये अवार्ड टाइगर के नंबर जो डबल करने का ग्लोबल कमिटमेंट था 2010 में जो सेंट पीटर्सबर्ग की कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस कमिटमेंट को कमेमोरेट करने के लिए दिया गया है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व ये फर्स्ट साइट है जिसको एक ग्लोबल अवार्ड मिला है। मैं पीलीभीत टाइगर रिजर्व से जुड़े सारे अधिकारी, कर्मचारी, पीलीभीत की जनता का, पीलीभीत प्रशासन का और उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का और जो भी हमारे NGO पार्टनर्स हैं जैसे WWF, GTF और भी नॉन गवर्निंग ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने हेल्प की है, मैं उसको बहुत बहुत कंग्रेचुलेट करूंगा। इस अवार्ड से हमारे स्टाफ को बहुत बढ़ावा मिलेगा, उनका उत्साहवर्धन मिलेगा और टाइगर कंजर्वेशन को बहुत अच्छा प्रयास रहेगा और टाइगर कंजर्वेशन को बढ़ावा मिलेगा। और बात अब अपनी हिफाजत की, कोविड-19 से बचाव की और DD न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया की। देखते हैं क्या है ये पहल। वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क
या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज लखनऊ यूनिवर्सिटी के 7 साला तकरीब में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कर रहे हैं शिरकत। इस मौके पर खुसूसी यादगारी सिक्का और डाक टिकट भी होगा जारी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कोरोना से मुतासिर रियासतों में वज़ीर आला के साथ की मीटिंग। कहा, अभी और चौकस रहने की जरूरत। मुल्क के सभी लोगों तक वैक्सीन पहुंचाना है हमारा निशाना। रियासत में लव जिहाद, जबरी मजहबी तब्दीली के सिलसिले में उठाए गए सख्त कदम। कल योगी सरकार की काबीना ने उत्तर प्रदेश गैर कानूनी मजहबी तब्दीली की रोकथाम के लिए कानून को दी मंजूरी। और देव उत्थानी एकादशी का त्योहार मनाया जा रहा है। आज माना जाता है कि भगवान विष्णु की 4 महीने की योग निद्रा आज हुई थी पूरी। इसी के साथ रुके हुए शादी विवाह वगैरह सभी दीगर मुबारक काम हुए शुरू। और अब एक जरूरी पैगाम। कोरोना से बचाव के लिए अपने हाथ धोएं और 2 गज की दूरी भी बनाए रखें। साथ ही जब भी बाहर निकलें मास्क होना जरूरी है। जेब या थैले में नहीं बल्कि इस तरह से चेहरे पर लगाएं। क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। इसी के साथ खबरें खत्म होती हैं। इजाजत दीजिए। आदाब।